नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक धमाकेदार सीरीज लेकर आए हैं जो जेईई और मेंस दोनों के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उनकी तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट देगी, बहुत ज्यादा एलिवेट करेगी। हम लेकर आए हैं जेईई मेंस 2026 सेशन 1 के सभी पेपर्स के सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस के अगले सेशन में बनेंगे और नीट में तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। इन सभी पेपर से जितनी भी डेट्स के जितने भी पेपर्स हुए, इन सभी पेपर्स से आपकी कंप्लीट तैयारी का रिवीजन होगा। आप नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिकी प्रॉब्लम सीखेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, पूरा सिलेबस मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये पूरी सीरीज, ये वीडियो और इसके आने वाले वीडियोस, सभी वीडियोस को बहुत ढंग से देखिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, आपका सिलेबस प्रॉपरली कवर हो, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम सेशन 1 का 21 का 21 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट का, मतलब सबसे पहला पेपर जो भी जेईई मेंस 2026 का हुआ था, उसको सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट वेव डिस्क्राइब्ड बाय E equal to 60 sin 3 into 10 to power 15t plus sin 12 into 10 to power 15t falls on a metal surface of work function 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे फोटो इलेक्ट्रॉन की पूछी है। तो दोस्तों इसमें ना दो वेव्स अलग अलग दे रखी है, लेकिन आप जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस वेव के अकॉर्डिंग होगी जिस वेव की ज्यादा एनर्जी होगी, और ज्यादा एनर्जी उसकी होगी जिसका ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो हम अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वेव के अकॉर्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी। प्लीज ये मत कीजिएगा कि दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इसलिए आपको दोनों वेव्स को सेपरेट मान के काम करना पड़ेगा। नेट एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है। अब इक्वेशन हम जानते हैं इसकी, यहाँ ना केवल आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, बल्कि 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया है, तो आपको ये एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करनी पड़ेगी। इसको हम चेंज करते हैं। एक्स की वैल्यू 6.62 into 10 to the power -34। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो 12 into 10 to the power 15 विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई। लेकिन ये एनर्जी जूल में आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। 1.6 into 10 to the power -90। ये h न्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। वर्क फंक्शन आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आगे लेकर चलते हैं इसको। ये देखिए 10 to the power -34 यहाँ पे है, 10 to the power -19 और 10 to the power 15, ये तीनों डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए। अपने पास बचा 6.62 into 12 अपॉन 6.28, या फिर इसको अभी 2 पाई ही रहने दीजिए, 2 into 3.14 into 1.6 minus 2.8 इक्वल टू के मैक्स। सॉल्व करने पे ये पूरा ये वाला पोर्शन सॉल्व करने पे इट विल कम एज अराउंड 7.9 माइनस 2.8 इक्वल टू के मैक्स। तो यहाँ से के मैक्स की वैल्यू इज 5.1 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन कंसेप्चुअली बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, इस कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। आंसर इज थर्ड। Yes, so question number 2. Question number 2 is a gas-based geyser heats water flowing at the rate of 5 liters per minute from 27 degree centigrade to 87 degree centigrade. The rate of consumption of the gas is, देखिए आपको इसमें ये बता रखा है इसने कि पर मिनट 5 लीटर वाटर हीट होता है। That means पर सेकंड 5/60 लीटर वाटर हीट होता है, और क्योंकि वाटर में आप जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम, मतलब पर सेकंड 5/60 किलोग्राम वाटर हीट होता है। इनटू S आपको दिया हुआ है 4200 एंड डेल्टा T 27 से 87 60। इतनी एनर्जी आपको चाहिए पर सेकंड, और हीट of combustion of gas is 5 into 10 to the power 4 जूल पर ग्राम। मान लीजिए अगर m मास ऑफ गैस पर सेकंड यूज हो रहा है, m मास ऑफ गैस पर सेकंड यूज हो रहा है, मतलब पर सेकंड एनर्जी आएगी m into 5 into 10 to the power 4, और यही एनर्जी वाटर को जितनी एनर्जी चाहिए उसके बराबर होगी 60 is gone। ऑन सॉल्विंग यू गेट m इक्वल टू, यहाँ से 5 से 5 भी कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो 4200 अपॉन 10 to the power 4 0.42 ग्राम। सर ग्राम में क्यों आया, किलोग्राम में क्यों नहीं आया? किलोग्राम में बेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने ये वाली जो वैल्यू है, ये देखिए आप जूल पर ग्राम है, तो ये आंसर जो मास आया वो ग्राम में ही आया होगा इसका। तो सेकंड क्वेश्चन कंसेप्चुअली भी और कैलकुलेटिवली भी बहुत वीक था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अपन यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट्स, आपको एरर के साथ, और ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं, एब्सोल्यूट एरर्स के साथ आपको स्प्रिंग कांस्टेंट्स दिए हुए, कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द परसेंटेज एरर। देखिए अपने को पैरेलल में पता है कि k इक्विवेलेंट इज k1 plus k2। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ये 1/k1 plus 1/k2 इक्वल टू 1/k से आएगा, नहीं आएगा। स्प्रिंग में पैरेलल में k1 plus k2 होता है, तो इक्विवेलेंट k आएगा 10 plus 20 10 plus 20 30 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर से ऐड हो जाएंगे 0.5 न्यूटन पर मीटर। लेकिन बात चल रही है परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू 0.5/30 से रिलेटिव एरर इनटू 100। ऑन सॉल्विंग इट इज 5/3 और 5/3 इज अराउंड 1.67%। तो पहले 3 क्वेश्चन में अगर आप एनालाइज करें, साथ साथ एनालाइज करते चलते हैं। पहले 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सेकंड और थर्ड बहुत सिंपल थे। फर्स्ट क्वेश्चन भी कंसेप्चुअली बहुत सिंपल था, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें जरूर थी। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप इस गेट की बात करेंगे, ये और ये
दोनों, और ये तीनों इनफैक्ट ये तीनों नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट। तो अगर यहाँ से कोई इनपुट ए आ रहा है तो यहाँ पे दैट इनपुट विल बी ए बार, यहाँ से कोई इनपुट बी आ रहा है तो यहाँ पे दैट इनपुट विल बी बी बार। यहाँ का जो आउटपुट आएगा, जो लास्ट गेट के लिए इनपुट बनेगा, दैट विल बी ए बार। ये गेट कौन सा है? ये गेट है नॉर, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। ए प्लस बी होता है और ए प्लस बी होल बार होता है नॉर, लेकिन यहाँ तो इनपुट भी तो ए बार और बी बार है। और फाइनली ये नॉट गेट है, तो फाइनल आंसर आउटपुट विल बी ए बार प्लस बी बार होल बार और फिर से एक नॉट है। और आपको पता है कि बार के ऊपर फिर से बार लगेगा, मतलब इन्वर्जन अगर लगातार दो बार हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा इस केस में ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ए डॉट बी होल बार। डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से ए डॉट बी अगर होता केवल तो ये एंड गेट बनता है, ए डॉट बी बार नैंड गेट बनेगा। तो सेकंड वन इज द आंसर। तो पहले 4 क्वेश्चंस, चारों आसान। नीट और जेईई मेंस आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे जिनमें आपकी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पता चले और ये पता चले आपने सिलेबस के बेसिक एलिमेंट्स को कितने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, आपका सिलेबस कवरेज कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगेन एक बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। दो स्ट्रिंग है, लीनियर डेंसिटीज आपको दे रखी है, इनकी म्यू ए म्यू बी मतलब मास पर यूनिट लेंथ दोनों का दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये ए और ये दूसरी वाई। अब आपने थ्री एंड्स ऑफ ए एंड बी आर टाइड टू टू रिजिड सपोर्ट्स, मान लीजिए ये ए ये बी, रिजिड सपोर्ट्स का नाम सी और डी दिया हुआ है। क्रिएटिंग ए टेंशन ऑफ 500 न्यूटन, टेंशन इज 500 न्यूटन इन द वायर। टू आइडेंटिकल पल्सेस सेंट फ्रॉम सी एंड डी टेक्स टाइम t1 एंड t2। एक पल्स यहाँ से इधर की तरफ और एक पल्स यहाँ से इधर की तरफ भेजी गई है। आपसे कहा जा रहा है यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए लेंथ L1 L2 है, वेलोसिटी V1 V2 है, टाइम का रेशो पता करना है। तो हम जानते हैं टाइम आएगा फर्स्ट वाले केस में A के लिए L1/V1, टाइम आएगा सेकंड वाले केस में L2/V2, और हम वेव में, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग पर वेव है, तो दैट विल बी T/2। सारे फॉर्मूले हमारे पास। तो चलिए यहाँ से T1/T2 का रेशो निकालते हैं। T1 आएगा L1, व्हाट इज L1? 2.5 अपॉन अंडर रूट T/μ। हालांकि T 500 दोनों के लिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और म्यू दिया हुआ आपको फर्स्ट वाले के लिए 2 × 10⁻⁻⁴, मतलब A स्ट्रिंग के लिए। सेकंड स्ट्रिंग के लिए लेंथ इज 1.5 मीटर एंड वेलोसिटी टेंशन इसके लिए भी 500 है, जबकि इसका म्यू 4 × 10⁻⁴। अगर आप कैंसिल आउट करेंगे इसमें तो यहाँ पे इट विल बिकम 2, 500 से 500 है, और ये भी रूट में 2 बने। दैट मींस 2 ऊपर आया इनटू रूट के अंदर, दिस इज 2, आई एम सॉरी, ऑन सॉल्विंग ये 5 और ये 3, 500 से 500 ऑलरेडी चला जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 5 नीचे 3 और रूट के अंदर 2/4, तो अराउंड 5/3√2 आंसर आएगा। अगर आप 5/3√2 को सॉल्व करते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट 1.1। तो आई होप अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप मेरे साथ बने हुए होंगे। 5 क्वेश्चंस होगा और पांचों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। मैं बहुत डिटेल में सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि समय ज्यादा लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको केवल स्क्रिबल करना है, फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करनी है। तो ये 5 क्वेश्चंस 6, 7, 8 मिनट से ज्यादा आपके नहीं लेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर। द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन वाटर कॉलम्स इज 5 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A and B are 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ फ्लो, आपको रेट ऑफ फ्लो बताना है। इसको वेंचुरीमीटर कहा जाता है। आई गेस आप सबको ये पता होगा। और मैं बहुत वेंचुरीमीटर बर्नौलीज का एप्लीकेशन है। आप अगर बर्नौलीज लगाएंगे इस क्रॉस सेक्शन पे और इस क्रॉस सेक्शन पे, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। रेट ऑफ फ्लो dV/dt is A1 A2 √2gh अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और आई रिकमेंड यू कि आप लोगों को भी ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, वेयर h इज दिस हाइट डिफरेंस जो दिया हुआ है। तो देखिए बिल्कुल घुमाया नहीं उसने क्वेश्चन को, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है। dV/dt आ जाएगा A1 A2 5 × 10 टू पावर एरिया आर 6 एंड 3, 6 × 10 टू पावर -4, मैं क्योंकि इसको मीटर में ले जा रहा हूँ अभी, इनटू 3 × 10 टू पावर -4 √2gh। जी आपको 10 गिवन है ऑलरेडी और h 5 है, तो 5/100 अपॉन A1 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अंदर ही बात करें तो दैट विल बी 10 टू पावर -8। ऑन सॉल्विंग अगर आप इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली, देन यू विल गेट द आंसर 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ध्यान रखिएगा यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी मीटर क्यूब पर सेकंड। आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो दिस क्वेश्चन वाज हाउएवर लिटिल ट्रिकी। अगर आपको आंसर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो हो सकता है आप परेशानी में आ जाए इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आपको परेशान करेगी, लेकिन 25 में से 4-5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भी डिफिकल्ट है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 टू पावर -8 कूलम्ब इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। द वर्क डन इन मूविंग जॉइंट। क्वेश्चन है एक चार्ज को एक से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, और यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है। तो आपको पता है ऐसे केसेस में वर्क डन इक्वल टू Q डेल्टा V V2 माइनस V1, जहाँ पर V2 फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल और V1 इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता ही बनता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में आपको ऐसे दसियों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आपको जरूर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं होते हैं सवाल और आते जरूर है। तो पहले अपन पोटेंशियल की अगर बात करें तो हमें डिस्टेंस चाहिए होगा इसका पॉइंट चार्ज। पहला डिस्टेंस आएगा, अगर मैं R1 बोलूं तो अंडर रूट ओरिजिन से 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मींस अंडर रूट 36, दैट इज 6 यूनिट्स। और अगर अपन R2 की बात करें तो वो बन जाएगा अंडर रूट का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मींस 3 यूनिट। नाउ वर्क
डन। क्यू क्यू वो चार्ज है जिसको लेकर जा रहे हैं, एंड दैट इज 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 into 10 to power -6। और पोटेंशियल आपको इसकी वजह से निकालनी है जो सोर्स चार्ज है। पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर मतलब ये रहा के 9 into 10 to power 9, क्यू आपको दिया हुआ है 10 to power -8 अपॉन, पहले मतलब आपको बाद वाला पोटेंशियल पहले लिखना है, उसमें से फिर इनिशियल पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आर आया है फाइनल 6, आई एम सॉरी 3 माइनस 9 into 10 to power 9 into 10 to power -8, इनिशियल आर है 6। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं मान लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रही है इसकी कैलकुलेशन बनेगी 2 into 10 to power -6 into 9 into 10 to power 9 into 10 to power -8 अपॉन 6। ये फाइनली आंसर है, और इसको सॉल्व करते ही आप लोगों का 30 into 10 to power -6 जूल आ जाएगा। तो सेकंड इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कॉमन ये प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वाई में, और आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताइए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड पक्की बात है वाई में तो नहीं हो सकता, और ये वेव का प्रोपोगेशन एक्स में हो रहा है, जो यहाँ पर के के साथ जो भी डायरेक्शन होता है ना वो वेव के प्रोपोगेशन का होता है। तो ये तो पक्की बात है कि वाई में और एक्स में, इन दोनों में तो ये प्रोपोगेशन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये यहाँ पर गलत हो गया, ये यहाँ पर गलत हो गया। बचेगा या तो जेड वाला फोर्थ या फिर 2 बचेगा जेड वाला। अब इसके बाद आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी होता है। सी होता है या फिर जो भी स्पीड है इसकी, पहले तो एक बार देख लीजिए स्पीड कितनी है। मतलब यहाँ पे वी आता है, वी मतलब वेव की स्पीड। जो भी एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं उनका रेशियो वेव की स्पीड के बराबर होता है। हेंस यहाँ से क्योंकि ई वाई था 69 और बी आपको पता करना है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी ओमेगा बाय के से आती है। तो 1.8 into 10 to power 11 अपॉन 0.6 into 10 to power 3 ओमेगा बाय के से आपने इसकी वेलोसिटी निकाल ली। यहाँ से अगर v को आप आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, v को आई मीन b नॉट को, क्योंकि b नॉट पता करना है हमें, तो b नॉट आ जाएगा यहाँ से 69 into 0.6 into 10 to power 3 अपॉन 1.8 into 10 to power 11 which is equal to 2.3 into 10 to power -7। और ये दोनों ही अपने को सॉल्व करना नहीं चाहिए था। जब हमने फिगर आउट कर लिया है कि ये z वाले होंगे तो एम्पलीट्यूड क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड दोनों में सेम दे रखा है। आप यहाँ पर ये देखिए कि इधर माइनस, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से वेव जा रही है, वेव का प्रोपोगेशन तो सेम ही रहेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को देखें चाहे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को। तो इसका आंसर फोर्थ आना चाहिए। इसका ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने 8 क्वेश्चन किए। अगले 1 या 2 लेक्चर में आई ट्राई कि मैं आपको ये पूरा पेपर करा दूं, और आगे के फर्दर पेपर्स भी इसी पेज पे अपन करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज अगले पेपर के लिए वेट कीजिएगा, या इसी पेपर के अगले क्वेश्चन के लिए वेट कीजिएगा। विद इन अ डे और 2 आई विल पोस्ट दोस लेक्चर्स आल्सो। लेकिन जितने क्वेश्चन अभी कराए प्लीज मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह करें। यकीन मानिए अगर आप पूरी सीरीज देख लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जान लगा के काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।